स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे केबीएस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने आपसे बताया था कि केबीएस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी डिपेंडेंट है। एनसीईआरटी के अगर पूरे सिलेबस को देखिए तो पूरा सिलेबस वही है, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई, ऊपर लिखा गया है कि ये पीजी लेवल के स्तर तक का पूछा जाएगा। लेकिन देखिए, मेरी बात को ध्यान सुनिए। पीजी लेवल के स्तर का पूछा जाएगा तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्चुअल बेसिस को अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। उसीलिए लगातार हम एनसीईआरटी की क्लास आपके बीच में लेकर के उपस्थित हैं। आज आपका तीसरा क्लास है और इस तीसरे क्लास का अगर हम सिलेबस आपको बताएं तो आप सिलेबस जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर लिखा गया है कि शैवाल पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, टेरिडोफाइटा पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, लेकिन एंजियोस्पर्म और पादप जीवन प्रणाली यानी एकांतरण नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सबको देखेंगे चूंकि बेसिक क्वेश्चन कई बार मैच कराने में आ जाता है। ये एनसीईआरटी की बुक है, आप देख पा रहे हैं। मैं आपको लगातार एग्जाम पॉइंट भी अपडेट कर रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट आपको एक तो मिल रही एग्जाम पॉइंट, एक एग्जाम पॉइंट होती है एनसीईआरटी एग्जाम पॉइंट और एक होता है बूस्टर डोज जो रिपीट होने वाले प्रश्न होते हैं। तो वो चीज़ें भी आपको दी जाएंगी। ठीक है, इसका प्रैक्टिस पेपर भी आपको आएगा। हमें पता है 10 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसी सूचना अफवाह लगातार मार्केट में फैली है। और ये एक दो साक्ष्य मिल गए हैं जिस साक्ष्य के बिहाफ पे सब लोग बोल रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन साक्ष्य मिले हैं फरवरी में होगा तो उसी आधार पे लोग बोल रहे हैं। हो भी सकता है, तो हम लोग अपने चैप्टर को तब तक फिनिश करने की पूरी तैयारी में हम ख़त्म भी कर लेंगे, पढ़ करके भी, इसके एग्ज़ाम पॉइंट्स को भी और इसके प्रैक्टिस पेपर को भी। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस आपको जुड़े रहना और लगातार आगे बढ़ना है। एग्ज़ाम पॉइंट प्राप्त करने के लिए आप चैनल के नंबर को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर व्हाट्सअप करके आप हमसे एग्ज़ाम पॉइंट सिर्फ 99 रुपीज़ में सभी एग्ज़ाम पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहले अध्याय में हमने व्हिटेकर द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख वर्गों के विषय में पढ़ा है। हमने आपको बताया था कि 5 जगत किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर्य व्हिटेकर दिए थे। और इसी के कारण उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वो उनके द्वारा जो दिए गए आपके सुझाव थे, उस सुझाव में किंगडम मोनेरा आया गया था, किंगडम प्रोटिस्टा आया था, किंगडम फंजाई आया था, एनिमेलिया आया था और प्लांटी किंगडम उन्होंने सुझाए थे या उनके द्वारा दिया गया था। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसमें वनस्पत जगत के बारे में कहते हैं, के बारे में वर्गीकरण को विस्तार से समझने वाले हैं। हमें यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि वनस्पत जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। जैसे एक समय में उसके अंतर्गत कवक यानी फंजाई, मोनरा तथा प्रोटिस्टा ये सभी सदस्य रखे गए थे। कारण ये था कि इनके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको अलग किया गया। आर्य व्हिटेकर के काल में इन्हें अलग कर दिया गया और फंजाई को एक फंजाई अलग जगत में, मोनेरा को एक अलग जगत में और प्रोटिस्टा को एक अलग जगत में रख दिया गया। अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिया गया है, यद्यपि वे पहले वर्गीकरण के अनुसार पादप जगत में ही होते थे। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है। यह इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत देखिए, नील हरित शैवाल तो कहते हैं, नाम में ब्लू ग्रीन एल्गी है इसके, लेकिन ये खुद शैवाल नहीं है, चूंकि ये क्या है, मोनेरा का मेंबर है और ये बैक्टीरिया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब काम देता है। बेसिक चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, चूंकि एनटीए जब पेपर बनाता है तो बहुत टफ पेपर नहीं बनाता है, आसान चीज़ों को घुमा करके पूछता है, इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत कठिन पेपर नहीं होता। जब आप यूपी टीचटी पिचटी देने जाएंगे तो यहाँ पे पेपर कठिन आता है और यहाँ पे भाषा शैली आसान होती है। ठीक, तो लोग रट्टा मार के कर लेते हैं। जब ये एनटीएम पेपर देने जाएंगे तो वहाँ भाषा शैली कठिन होगी, शब्द ज़्यादा होंगे, वाक्य ज़्यादा लिखे रहेंगे, जटिलता ज़्यादा रहेगी, लेकिन पेपर आसान रहेगा। ठीक, तो इस छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा तो आप पेपर आसानी से कवर कर पाएंगे। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। आइए, इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखते हैं। पहले दिए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकार आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों और पुमंग की रचना के आधार पर थे, अतः लिनियस ने ऐसे कृत्रिम वर्गीकरण कहा था। देखिए,
अब आपसे पूछा जाता कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया है, तो आप कहेंगे लिनियस ने। किसको उन्होंने कृत्रिम वर्गीकरण कहा था? क्योंकि देखिए, जब पौधों के प्राकृतिक रंग, रूप, पत्तियां, संरचना, आकार, आकृति, पुमंग की अवस्था कायिक गुणों के आधार पर किया गया, तो उसे उन्होंने कृत्रिम मान लिया। क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को भी अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को सामान्य मान्यता दी गई थी। यह अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे कि परारचना, शारीरिकी, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित किया गया। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टर हुकर ने सुझाया था। अब दो हो गए, एक हो गया कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण को किसने बताया? लिनियस ने। और जो प्राकृतिक वर्गीकरण हो गया, इसको किसने बताया? जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। अब देखिए, आपकी 3 एग्जाम पॉइंट तो यहाँ से निकल गई। पहली एग्जाम पॉइंट 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जो है ब्लू ग्रीन एल्गी अब मोनिरा के अंतर्गत है। दूसरी एग्जाम पॉइंट के कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन आ गए? जो प्राकृतिक रूप के अंग हैं वो कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत आ गए। फिर कहा जा रहा है प्राकृतिक वर्गीकरण में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इम्ब्रियोलॉजी को भी ध्यान में रख करके केमिकल सिक्रीट होते हैं उसको भी ध्यान में रख करके विकसित किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जॉर्ज और बेंथम द्वारा सुझाया गया इसे। तो हम लोग इसे कह देते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण। अब आ गया ये। वर्तमान में हमने और नए वर्गीकरण किए। वर्तमान में हम जात वृत्ति वर्गीकरण तंत्र, जो विभिन्न जीवों के विकासी संबंध पर आधारित यानी इवोल्यूशन पे आधारित हैं, को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता चलता है कि सामान्य टेक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। ठीक, हम लोग किस भी यहाँ पे आ गए? यहाँ पे इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के बेसिस पे अब बांट रहे हैं। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता जब इसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध ना हो। संख्यात्मक वर्ग की, जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकृत भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वैज्ञानिक सूचनाओं जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार और संरचना और रचना वर्गीकी के पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। चलिए अब एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले शैवाल को। शैवाल क्या करता है? देखिए, शैवाल क्लोरोफिल युक्त, पहला, किसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा? यानी ये ऑटोट्रॉपिक होगा। सरल, थैलॉइड मतलब जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती। स्वपोषी मतलब अपना भोजन खुद से बना लेता है। पुष्प मुख्यतः जली, कुछ अलवणीय जल में यानी शुद्ध साफ जल में और कुछ समुद्री जल में पाए जाते हैं। वे अन्य आवास जैसे कि नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी, लकड़ी में भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ कवक जैसे कि लाइकेन तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं जैसे कि स्लॉथ रीछ। ठीक, शैवाल के माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। एक कॉलोनी जैसे कि कुछ कॉलोनी में पाए जाते हैं जैसे कि वॉलवॉक्स है। कुछ फिलामेंटस होते हैं यानी तंतुमय होते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स हैं, स्पायरोगायरा है, हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे कि केल्प बहुत विशालकाय होते हैं। ठीक, शैवाल कायिक। शैवाल में जनन कैसे होता है? कायिक प्रकार से हो सकता है, अलैंगिक हो सकता है तथा लैंगिक हो सकता है। कायिक जनन विखंडन युक्त होता है। ठीक, इसके प्रत्येक खंड में थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं और इसमें कशाभिक फ्लैजिला होता है और यह चलायमान होता है। अंकुरण के बाद इनसे पौधे बन जाते हैं।
लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं। ये युग्मक कशाभिक युक्त यानी फ्लैजिला युक्त और माप में समान होते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में, तथा फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले हो सकते हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा में होते हैं। अन्य जनन इसे क्या कहते हैं हम लोग? समयुग्मी कहते हैं। अभी दोनों पॉइंट आपको याद रखना, किस में फ्लैजिला युक्त समान होंगे और किस में फ्लैजिला विहीन समान होंगे। ठीक। जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं तो उसे असमयुग्मी कहते हैं, जैसे कि यूडोराइना में होता है। तथा कुछ स्पीशीज विषम युग्मी लैंगिक जनन के बड़े अचल स्थैनिक और मादा में एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, उसे वाल्वाक्स फ्यूकस कहते हैं। शैवाल वर्ग तथा उनसे महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड लगभग आधा भाग किसके द्वारा किया जाता है? शैवालों द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण से घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे जलीय प्राणियों में खाद्य चक्रों का आधार हैं। पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सारगासम की कुछ स्पीसीज जातियां, जो समुद्र की 70 स्पीसीज प्रजातियों में से हैं, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन यानी लाल शैवाल का उत्पादन करते हैं, जिसका व्यावसायिक उपयोग बहुत है। जिलेडिनम तथा ग्रेसिलेरिया से अगार प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्प्रुलाइना एक कोशिक शैवाल हैं, जिनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी के सदस्य को प्रायः हरा लाल शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनी में अथवा तंतुमयी हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार का, सर्पिल अथवा रिबन के आकार का हो सकता है। फिर से देखिए, क्लोरोप्लास्ट डिस्क के आकार का, प्लेट की तरह, जालिकाकार, कप के आकार का, सर्पिल तथा रिबन के आकार का हो सकता है। इसके अतिरिक्त सदस्यों में क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? एक या एक से अधिक पायरिनॉइड्स होते हैं। पायरिनॉइड्स स्टार्च होते हैं। पायरिनॉइड क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संग्रहित करते हैं। हरे शैवाल में प्रायः कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी सतह पेक्टिन की बनी होती है। कायिक जनन की बात करें। कायिक जनन प्रायः तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है। लैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त जो स्पोर से होता है। जो स्पोरेंजिया चल बीजाणुधानी में बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत भिन्नता दिखाई पड़ती है। ये समयुग्मी, असमयुग्मी तथा विषमयुग्मी हो सकते हैं। इनके सामान्य सदस्य क्लेडोमोनास, वाल्वाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा तथा कारा आदि आते हैं। फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनमें माप तथा आकार में बहुत भिन्नता होती है। ये सरल शाखित तंतुमयी एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे केल्प तक हो सकते हैं। केल्प की ऊंचाई लगभग 100 मीटर हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल ए और सी और कैरोटिनॉइड तथा जैंथोफिल होता है।
किसमें? फियोफाइसी में। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर के विभिन्न सेट के हो सकते हैं। एसिड ज़ैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लेमिनेरिन अथवा मैनिटॉल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसके बाहर की ओर एल्जिन तथा जिलेटिनी अस्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधा प्रायः संलग्न द्वारा आधा स्तर सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है और इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले दो फ्लैजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजिला असमान होते हैं तथा एक पार्श्वी रूप से जुड़े रहे होते हैं। इनमें लैंगिक जनन समयुग्मी, असमयुग्मी अथवा विषमयुग्मी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडधानी विषमयुग्मी स्पीशीज प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म यानी नाशपाती आकार की होते हैं और इसके पार्श्व में दो फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य एक्टोकार्पस, डेक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम तथा फ्यूकस है। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी, और वहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरेरियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इनमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन तथा अचल स्पोर बीजाणु तथा लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मी होता है और इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेरिनम हैं। ब्रायोफाइटा में मांस तथा लीवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्तरचल भी कहते हैं। क्योंकि ये भूमि पर ही जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए यह जल पर निर्भर करते हैं। यह प्रायः नम, सीलन यानी आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अंकुरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है और ये थैलस की तरह होता है और सयान अथवा सीधा होता है और एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम यानी जो आधार होता है से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। इनमें मूलसम यानी ये तो आ गया उसका, हमको लगता है ब्रायोफाइटा की बात होने लगी। ब्रायोफाइटा नहीं, अभी ऊपर एक चीज़ छूटी है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलता है, ये शैवाल का हिस्सा है, इसको ध्यान से देखिए। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल का कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल वर्णक ए तथा बी पाया जाता है। संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है। कोशिका भित्त को सेलुलोज कहते हैं। फ्लैजिला की स्थिति 2 से लेकर के 8 तक हो सकती है। समान हो सकते हैं, शीर्ष हो सकते हैं। लवड़ी, अलवड़ी तथा खारे जल में पाए जाते हैं। फियोफाइसी की बात करें तो ये भूरे शैवाल होते हैं और ये क्लोरोफिल ए और सी तथा फ्यूकोजैंथिन पाए जाते हैं। संचित भोजन मैनिटॉल, लेमिनेरिया के रूप में होता है। कोशिका भित्त सेलुलोज अथवा एल्जिन के रूप में होता है। फ्लैजिला की संख्या 2 असमान तथा पार्श्वी होते हैं। अलवड़ी बहुत कम खारा तथा जल लवड़ी जल होता है
रोडोफाइसिल लाल शैवाल होते हैं। क्लोरोफिल ए डी फाइकोएरिथ्रिन होते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। सेलुलोज होते हैं, ठीक है। और कोशिका भित्ति और अनुपस्थित होता है फ्लैजेला की संख्या तथा इनकी निवेश की स्थिति अनुपस्थित होती है। लवण जल कुछ, खारा जल, लवण जल अधिकांश पाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में मांस तथा लीवरवर्ट आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्तर चर भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि ये भूमि पर ही जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। ये प्रायः नम, सीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। यह थैलस की तरह होता है और शयान अथवा सीधा होता है और एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां नहीं होती हैं। इनमें मूलसम, पत्तीसम तथा तनासम संरचना होती है। ब्रायोफाइटा की मूल का अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विसाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लक्स के आधार पर होता है। इसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता और इससे एक बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है। इससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फेगनम की कुछ स्पीसीज जातियां पीठ प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में तथा सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मांस अर्थात ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिकी रूप दृष्टि से बहुत कम महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया है और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया है। चूंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसीलिए वर्षा की बौछारों मृदा को हानि नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार से मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइटा को लिवरवर्ट तथा मांस में विभक्त किया गया है। लिवरवर्ट की अगर बात करें तो लिवरवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे कि नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लिवरवर्ट को पादपकाय थैलसाब यानी मार्केंसिया होती हैं। थैलस पृष्ठाधार होते हैं और अधा स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इनमें पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती हैं। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन तथा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होती है। जेमा क्या होता है? जेमा हरी जो है जेमा द्वारा होती है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं जो छोटे छोटे पात्रों जेमा कप कहते हैं यह में स्थित होती हैं। वे अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा अंग या तो उसी थैलस पर या दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पादप सीटा तथा कैप्सूल मार्केंसिया होता है। मियासिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं और स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनता है। स्पोरोफाइट देखिए आप, स्पोरोफाइट एक पाद सीटा तथा कैप्सूल बनाता है।
मियासिस के बाद कैप्सूल से स्पोर बनते हैं, यानी स्पोरोफाइट यहाँ पे किसका काम कर रहा है, रिप्रोडक्शन में, जबकि हम लोग मोस्टली जानते हैं कि गैमेटोफाइट रिप्रोडक्शन में भाग करता है। मास जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। प्रभावी अवस्था कौन है, युग्मकोद्भिद, जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है और यह विसर्पी, हरा, शाखित तथा प्रायः तंतुमयी होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती। इसमें एक सीधा पतला तनासा होता है जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी होती। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती और इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मांस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी और स्त्रीधानी पत्तीधार प्ररोग की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मक से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। मांस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियासिस के बाद स्पोर बनते हैं। मांस में स्पोर विकिरण की मुख्य विस्तृत प्रणाली होती। इसमें सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फैग्नम होते हैं। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम आते हैं। इसके बाद आपका है तीसरा, जिसे हम लोग कहते हैं टेरिडोफाइटा। चूंकि हमको टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म तक पढ़ना है तो हमारा तीसरा है जो वो है इंपॉर्टेंट, टेरिडोफाइटा। आगे हम चर्चा करते हैं। तीसरी टॉपिक आपकी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का सजावट में आर्थिक महत्व होता है, यानी ये सजावट वाले पौधे होते हैं। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले प्रथम पादप हैं। यानी अभी जो शैवाल था वो भी कहाँ उगता था, पहले यहाँ देखें कवक कहाँ उगता था, नम गीली मिट्टियों इत्यादि पे उगता था, सड़े गले पदार्थों पे कवक उगता था। शैवाल कहाँ पे उगने लगा, स्वच्छ जल में, लवणी जल में। फिर आ गया ब्रायोफाइटा, यह भी दलदल में। लेकिन स्थल पे उगने वाला मुख्य रूप से कोई पौधा था तो वो कौन था, टेरिडोफाइटा था। ठीक, आगे बढ़ जाए तो ये सर्वप्रथम पादप हैं जो स्थल पर उगते हैं। इनमें संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं। यानी पहला पौधा है जिसमें जाइलम और फ्लोएम का विकास होता है। आप इन ऊतकों के विषय में विस्तार से अध्ययन कब करेंगे, चैप्टर नंबर 6 में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी ही पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। अब वे तने रूपी थे। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हार्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट्स ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइटा के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था होती है, लेकिन टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप का स्पोरोफाइट होता है। कह रहा ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद प्रभावित अवस्था थी, जबकि इसमें जो है स्पोरोफाइट प्रभावी अवस्था होती है। ये आपको ध्यान रखना है। स्पोरोफाइट यहाँ पे किसका निर्माण करती है, तने यानी जड़, तना और पत्तियों का निर्माण करती है। मूल मतलब होता है जड़। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन मंडल होते हैं। टेरिडोफाइटा की पत्तियां छोटी, लघुपर्ण, उदाहरणार्थ सिलेजनेला, अथवा बड़ी बृहत्पर्ण हो सकती हैं। जैसे फर्न। स्पोरोफाइटा में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। कुछ टेरिडोफाइट्स में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं। उदाहरण सिलेजनेला, इक्विसिटम। बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियासिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी, अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलाभ युग्मकोद्भिद बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहते हैं। इस युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइटा का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मकोद्भिद में नर तथा मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी में पुमड़ से निकलने के बाद इसे स्त्रीधानी
के मुख तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइट्स की प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणुक कहते हैं। स्लेजनेला साल्विनिया के दो प्रकार हैं। बृहत बड़े तथा लघु छोटे स्पोर बनते हैं, जिसे विषम बीजाणुक कहते हैं। ये बृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर से क्रमशः मादा तथा नर युग्मक बनाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है तथा युग्मकोद्भिद के युग्मनज का विकास होता है। इससे एक नया सहसो भ्रूण बनता है। यह घटना पूरी महत्वपूर्ण समझी जाती है, इसे बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 क्लास में बांटा गया है। तो वही क्लास मतलब वर्ग है। साइक्लोप्सिडा जिसमें साइलोटम आते हैं, लाइकोप्सिडा जिसमें स्लेजनेला और लाइकोपोडियम आते हैं, स्फिनोप्सिडा जिसमें इक्विसिटम तथा टेरोप्सिडा आते हैं, ठीक, तथा टीरोप्सिडा जिसमें ड्रायोप्टेरिस और टेरिस तथा एंडीएटम आते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मतलब अनावृत और स्पर्म मतलब बीज, ऐसे पौधे हैं जिनसे बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म के मध्यम अथवा लंबे वृक्ष और झाड़ियां होती हैं। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा होता है। जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा होता है। इनकी मूल प्रायः मूसला होती हैं। इसके कुछ जीन्स की मूल कवक में सहयोग कर लेती हैं, जिसे कवक मूल कहते हैं, उदाहरण पाइनस। जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती हैं, इसे हम लोग प्रवाल मूल कहते हैं, उदाहरण साइकस। इसके तने असाकी यानी साइकस अथवा साकी पाइनस सिड्रस होते हैं। इनकी पत्तियां सरल और संयुक्त होती हैं। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकती हैं। शंक्वाकार पौधे में पत्तियां सुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों की सतही क्षेत्र कम, मोटी क्यूटिकल और गर्तिक रंध्र होते हैं। इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक होते हैं। ये अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी में 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये सलत अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर बीजाणुपर्ण और बीजाणुधानी होती हैं उसे लघु बीजाणुधानिक अवस्था नरशंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इसे न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागण कहते हैं। परागणों का विकास लघु बीजाणुधानी में होता है। जिस शंकु पर गुर बीजाणुपर्ण तथा गुर बीजाणुधानी होती है उन्हें गुर बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। 2 प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों जैसे साइकस पर स्थित होते हैं। गुर बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से विभेदित हो जाता है। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुर बीजाणुपर्ण पर होते हैं और जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुर बीजाणु मात्र कोशिका में मियासिस द्वारा 4 गुर बीजाणु बनते हैं। गुर बीजाणुधानी बीजांडकाय स्थित अकेला गुर बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद से विकसित होता है। इनमें 2 अथवा 2 से अधिक स्त्रीधानी अथवा मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुर बीजाणुधानी में ही रहता है। जिम्नोस्पर्म के 2 ही नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। वे स्पोरोफाइट व बीजाणुधानी में ही रहते हैं। बीजाणुधानी से परागकण बाहर निकलते हैं। एक गुर बीजाणुपर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा ले जाते हैं। परागकण से एक परागनली बनती है जिससे नर युग्मक होते हैं। यह परागनली स्त्रीधानी की ओर जाती है और वहां शुक्राणु छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं,
यानी नग्न बीज मारे जाते हैं। आपको बता दें कि केबीएस में एंजियोस्पर्म काटा गया है, आप जाकर के टॉपिक देख लीजिए। तो हम लोग एंजियोस्पर्म को छोड़ करके आगे की दिशा में बढ़ जाते हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर को। इसका की पॉइंट, एग्जाम पॉइंट सब कुछ आपको मिलने वाली। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।